जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सेल्फ में। तो कल हमने खिलजी वंश पढ़ा था दोस्तों, और हमने पढ़ा था कि कैसे गाजी मलिक ने दिल्ली की जनता का साथ लेकर खुसरो शाह को गद्दी से हटाया था और खुद दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया था। और गाजी मलिक ने एक नए वंश की स्थापना की, तुगलक वंश। और जब यह गद्दी पर बैठा तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। और तुगलक वंश दिल्ली साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक शासक करने वाला वंश था। यह 1320 से 1414 तक था। गयासुद्दीन तुगलक का काल 1320 से 1325 था और गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। और गयासुद्दीन तुगलक ने एक शहर बसाया, तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था, शहजादा जोना खां। 1323 में तेलंगाना का विद्रोह हुआ। जैसे ही खिलजी वंश का पतन हुआ तो तेलंगाना में जो काकतीय साम्राज्य चल रहा था, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मतलब दिल्ली के अधीन रहकर का शासन करने से मना कर दिया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए शहजादा जोना खां को भेजा गया था और शहजादा जोना खां ने विद्रोह को दबाया और उसका नाम बदलकर वारंगल से सुल्तानपुर रख दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन एक बहुत ही फेमस सूफी संत रहते थे। एक बहुत ही फेमस सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। लेकिन ये एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे दोस्तों। ऐसा क्यों था? जब खिलजी वंश चल रहा था तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख टंका उधार लिए थे। और जैसे ही खुसरो शाह गद्दी से हटा तो गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टंका मांगा, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया। और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। यही कारण था कि वो दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। 1325 में हुआ बुगारा खां का विद्रोह। बुगारा खां यह बंगाल का इख्तियार था और जब गयासुद्दीन तुगलक विद्रोह को दबाने के लिए गया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की और कहा कि भूल जाओ गयासुद्दीन तुगलक को, और वह नहीं आएगा, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। और जब यह बात गयासुद्दीन तुगलक को पता लगी तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने अपने एक मैसेंजर दूत को भेजा हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास। और हजरत निजामुद्दीन औलिया से जाकर कहा कि जब तक मैं आऊं आप दिल्ली छोड़कर चले जाओ, वरना आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसके दूत से कहा कि मैंने भविष्यवाणी की है और मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, तो इसलिए जाओ और कहो सुल्तान से हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, तुम दिल्ली आ ही नहीं पाओगे। जाकर कह दो अपने सुल्तान से दिल्ली अभी दूर है। और जब गयासुद्दीन तुगलक विद्रोह को नियंत्रण कर वापिस आ रहा था तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया और कहा गया सुल्तान से कि सुल्तान जाइए महल में प्रवेश कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। जैसे ही सुल्तान ने महल के अंदर प्रवेश किया तो उत्सव में एक हाथी बौखलाया, बिदक गया और उसने जाकर महल को टक्कर मार दी और महल गिर गया, सुल्तान की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों का कुछ कुछ कहना यह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी को सच करने के लिए सुल्तान की हत्या की गई थी।
और 1325 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो इसका मकबरा भी तुगलकाबाद में ही है। और इसके बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना इसी का पुत्र शहजादा जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसका काल 1325 से 1351 तक है। और हमारे इतिहास में दो ही ऐसे शासक हुए हैं जिनके लकड़ी के महल थे। एक तो हमने अभी पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक, और एक हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसकी मृत्यु के बाद अगला सुल्तान बना इसका ही पुत्र जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था, और जिसका काल 1325 से 1351 तक था। इतिहासकार इसको पागल सुल्तान भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, और दिल्ली की जनता में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। और तो इसके जो मंत्री थे वो भी बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए जनता की बात इनको समझ में नहीं आती थी, और इनकी बात जनता को नहीं समझ में आती थी। इसीलिए जनता इनसे परेशान थी, और ये जनता से परेशान थे, और इन्हें प्रयोग करने की बहुत आदत थी। और इसलिए जब इतिहासकार एलिफेंस्टीन ने पढ़ा और कहा कि इस सुल्तान के अंदर पागलपन के कुछ अंश थे, यह दिल्ली सल्तनत का सनकी या पागल सुल्तान था, और इसने 5 प्रयोग किए जो विफल साबित हुए। यह अरबी भाषा का और फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था, और अन्य विषयों में भी इसे महारत हासिल थी, जैसे अर्थशास्त्र। और 1333 में मोरक्को से एक अफ्रीकी यात्री आया, जिसे हम इब्न बतूता के नाम से जानते हैं। यह पढ़ा लिखा था, और इसी से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना काजी नियुक्त कर दिया 8 साल के लिए। काजी किसे कहते हैं? ये इस्लाम धर्म का न्यायाधीश होता है। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम रहला या सफरनामा है। इस पुस्तक में इसने 3 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। इस पुस्तक में इसने भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन किया है, और इसने बताया जब यह हिंदुस्तान आया तो तब उस समय विश्व का सबसे समृद्ध शहर दिल्ली को बताया था। और इसने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर रखा था, केवल 3 जगह को छोड़कर, कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला यह पहला सुल्तान बना, लेकिन इसने कोशिश की, यह पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा पाया। सती प्रथा, इसका जिक्र सबसे पहले महाभारत में है, जब गुरु द्रोणाचार्य को वीरगति प्राप्त हुई और उनका गुरुग्राम में अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उनकी पत्नी कृप्यकापी भी उनके साथ सती हो गई। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार सती प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार सती प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी, 319 से 550 के बीच। और उस समय वहां के राजा थे रामगुप्त, जिनका कार्यकाल 375 से 380 तक था। और इसका एक सेनापति होता था गोपराज। और इसकी मृत्यु होने पर इसकी पत्नी ने इसकी चिता में छलांग लगा दी। और इस बात का जिक्र हमें ऐन अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त ने लिखवाया था, और सबसे पहले सती बन गई। और सबसे ज्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए थे। उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए थे, दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए, यानी इसके कार्यकाल में केवल कुल 34 विद्रोह हुए। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में
दक्षिण भारत में विद्रोह होते रहते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक उनको शांत करने के लिए जाता और जब वापस आता तो दोबारा से विद्रोह की सूचना मिलती और फिर चला जाता। और सबसे ज्यादा परेशान मंगोलों ने किया और इसने निश्चय कर लिया कि वह राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेकर जाएगा और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। और इसका यह पहला एक्सपेरिमेंट था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जब राजधानी का स्थानांतरण किया गया तो बहुत से लोग भीषण गर्मी के में प्लान करने की वजह से मारे गए और फिर उत्तर भारत में भी विद्रोह होने लगे। इसे एहसास हुआ कि इसने गलत निर्णय लिया था, तो केवल 1.5 साल तक ही देवगिरी राजधानी रही। उसके बाद वापस दिल्ली चला गया। इसका दूसरा प्रयोग था खुरासान अभियान, जो पूरी तरह से विफल रहा। खुरासान अफगान में था। यहाँ पर अस्थिरता चल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर जाकर लूटपाट की जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। सेना ने जाने से मना कर दिया कि इस अभियान में लगभग 1 साल लग जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी सेना को 1 साल का वेतन दे दिया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक सेना लेकर चला तो खुरासान पहुंचा भी नहीं था। खुरासान पर उज्बेक के शासक ने हमला कर दिया और लूट कर ली। अब खुरासान में स्थिरता आ चुकी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक वापस लौट आया और 1 साल का वेतन पहले देने से आर्थिक नुकसान हुआ। और इस नुकसान को तब पूरा किया जा सकता है जब कर बढ़ाया जाए, और कर तब बढ़ाया जाएगा जब पैदावार अच्छी हो, और पैदावार अच्छी तब होगी जब जमीन उपजाऊ हो, और जमीन उपजाऊ वहां होगी जहां पर दोआब हो। दोआब का मतलब दोस्तों 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और इसका तीसरा एक्सपेरिमेंट यही था, दोआब के क्रम में वृद्धि। और जिस साल इसने दोआब क्रम में वृद्धि की, उसी साल सूखा पड़ गया और जितना अनाज हर साल होता था उससे भी कम हुआ। इससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और टंका के बराबर जीतल को कर दिया। दोस्तों, हमने देखा था टंका का मतलब चांदी के सिक्के थे और जीतल का मतलब तांबे के सिक्के थे, और जीतल के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाए गए। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये चमड़े के सिक्के भी होते थे। और दिल्ली के हर घर में कांसे का बर्तन होता था, तो लोगों ने बर्तन को तोड़ तोड़ कर सिक्के बना लिए और घर घर में टकसाल था। टकसाल दोस्तों वो होता है जहां सिक्के बनते हैं। और इससे अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा चरमरा गई। 5वां इसका एक्सपेरिमेंट था कराचिल अभियान। कराचिल अभियान, यह कराचिल उत्तराखंड में है। और इसने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कराचिल पर अधिकार करेंगे तो वहां से चीन की दूरी 100 मील रह जाएगी और चीन पर अधिकार करना आसान हो जाएगा। और ठंड के कारण आधी से ज्यादा सेना मारी गई, जिससे कराचिल अभियान बुरी तरह से विफल हुआ। और 1351 में सिंध के थट का विद्रोह दबाने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक गया तो बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले ही इसने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अगला सुल्तान नियुक्त कर दिया था। और इसका मकबरा दिल्ली के तुगलकाबाद में है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और मुझे फीडबैक भी जरूर दें ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, लेकिन
जरूर करो और चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।